मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th खंड 2 भारत जनसंख्या और अर्थव्यवस्था का चैप्टर 14 भारत जनसंख्या संरचना को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने कल की क्लास में लिंगानुपात के बारे में पढ़ा था। आज हम आयु संरचना का अगला नेक्स्ट टॉपिक लेंगे और उसके बारे में जानेंगे। देखिए आगे, जनसंख्या के आयु वर्ग के अध्ययन से श्रम शक्ति, आश्रित जनसंख्या, दीर्घ आयु आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आयु वर्ग की दृष्टि से जनसंख्या को 3 प्रमुख वर्गों में रखा जा सकता है। देखो, बाल वर्ग का जो है 0 से 14 वर्ष की आयु रहती है। वयस्क में 15 से 64 वर्ष आयु, वृद्ध में 65 वर्ष से अधिक आयु। ये 3 वर्ग दे रखे हैं। विभिन्न आयु के स्तर को देखते हुए आयु के आधार पर तीन ये वर्ग किए गए हैं। अब तीनों में आपको पता है कि तीनों की जो है श्रम शक्ति, आश्रित जनसंख्या, दीर्घ आयु, इन सब में अंतर होता है। ठीक है, तो जो है आपको पता है कि बाल वर्ग और वृद्ध वर्ग जो होता है उनके श्रम शक्ति नहीं होती है, और जो वयस्क होता है उनमें श्रम शक्ति होती है। वृद्ध जो होते हैं आश्रित होते हैं। ठीक है, तो ये इनके तीनों को लेकर एक आधार व्यक्त किया गया। आयु की संरचना स्पष्ट की गई है कि ये जो है हमारी जनसंख्या पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं, इनका हमारी जनसंख्या पर क्या प्रभाव रहता है, ये किस प्रकार से जो है हमारी जनसंख्या पर इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, अभी तक हम 2011 की जो है जनगणना को जो है पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम आयु संरचना में भी क्या है, इस 2011 की जनगणना का ही इम्पोर्टेंस रखते हुए उसको ध्यान में रखते हुए आगे अपने को डेटा ध्यान रखना है और पढ़ना है। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश की 29.5% जनसंख्या किशोर वर्ग है, 62.5% प्रौढ़, 8.4% वृद्ध वर्ग समाहित है। ठीक है, इससे एक और भारत की अधिक कार्यशील जनसंख्या तथा उच्च निर्भरता अनुपात का बोध होता है। देखो, उच्च निर्भरता अनुपात थ्योरी किस प्रकार से कैसे कहा गया है। देखो, मैंने अभी आपको बताया कि बाल वर्ग और वृद्ध वर्ग हैं, इनका श्रम शक्ति क्या होती है, कम होती है। तो श्रम करने वाला कौन सा वर्ग है, वयस्क वर्ग है। जब इसमें कहा गया है कि वृद्ध वर्ग जो है 8.5% है, लेकिन प्रौढ़ वर्ग जो है 62.5% है, यानी कि 29.5% जो है जनसंख्या किशोर वर्ग की है। ठीक है, तो जो किशोर वर्ग है तो उसकी मात्रा क्या है, कम है, जबकि प्रौढ़ वर्ग और वृद्ध वर्ग की संख्या क्या है, ज़्यादा है। तो जो निर्भरता जो है कार्यशील जनसंख्या क्या हो गई, 29.5% है, तो वो तो हो गई कम कार्यशील जनसंख्या। तो जो निर्भरता वाला वर्ग है वह क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो आप ही बताइए कि इससे भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या भारत का विकास उच्चता की ओर जाएगा या निम्न स्तर की ओर जाएगा। तो ये जो है इन परसेंट से जो है, ये जो परसेंट दे रखे हैं, प्रतिशत दे रखे हैं, इनसे आपको इन चीज़ों से पता चल गया होगा। वहीं दूसरी ओर किशोर वर्ग के उच्च प्रतिशत से भविष्य में तीव्र जनसंख्या वृद्धि का भी संकेत मिलता है। ठीक है, आर्थिक दृष्टि से यह एक आश्रित तथा अनुत्पाद वर्ग है, जिनकी भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा आदि पर सर्वाधिक खर्च होता है। ठीक है, भारत जनांगीय संक्रमण की तृतीय अवस्था में है, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक वृद्धि दर उच्चतम है। ठीक है, उच्च जन्म दर के कारण 0 से 14 आयु वर्ग में 29% से अधिक जनसंख्या पाई जाती है। भारत का आयु पिरामिड चौड़े आधार तथा नुकीले शिखर वाला है, जो जनसंख्या की गतिशीलता का द्योतक है। भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना का विवेचन यदि आयु वर्ग के अनुसार किया जाता है तो निम्न 4 वर्गों की विशेषता दृष्टिगत होती है। अब हम पर्टिकुलर वर्ग को लेकर थोड़ा डेटा को डिस्कस करेंगे। बाल आयु वर्ग 0 से 14 आयु वर्ग है। 1991 में जो है 36.5% था, 2001 में 35.6% और 2011 में जो ये बढ़ा है किशोर आयु वर्ग 29.5%। ठीक है, वयस्क के बारे में भी आपको इसी प्रकार से डेटा दे रखे हैं। 2001 में 58.1 था, 2011 में 62.5% हो गया है। ठीक है, लोग पाए गए जो जनसंख्या अधिकांश भाग को प्रकट करती है, ये कार्यशील जनसंख्या है। कार्यशील जनसंख्या यहाँ पर जो ये वयस्क वर्ग है, आयु वर्ग है, उन्हीं को कहा जा रहा है। जो वयस्क आयु वर्ग है, कार्यशील जनसंख्या यही है। ठीक है, आगे देखो, वृद्ध आयु वर्ग। ठीक है, वृद्ध आयु वर्ग जो है, इसमें 2001 में इस आयु वर्ग का प्रतिशत 6.3 है, जो 2011 में बढ़कर 8.0% हो गया है, जो पाश्चात्य देशों की तुलना में अभी भी बहुत ही कम है। ठीक है, भारत की लगभग 33% जनसंख्या युवा है। जनगणना 2011 में बाल जनसंख्या की विशेषता गणना की गई है। देश में कुल बाल जनसंख्या
जो संख्या दे रखी है आपको, और जनसंख्या का 13.12% है देश में। अब इसमें जो है आपको ज़्यादा कुछ डेटा लर्न करने वाला नहीं है आयु संरचना में, ठीक है। इसको ज़्यादा बर्डन लेके मत पढ़ना, इसको ऊपर से थोड़ा ध्यान में रखते हुए इसका आयु संरचना को पढ़ने का तात्पर्य यही है कि इनका इम्पैक्ट क्या रहता है इंडिया पर, इनका जो % बढ़ रहा है घट रहा है, आपको इस लेवल पर देखकर पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट जो रहता है इनका, वो उसको ध्यान में रखते हुए इसको पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें डेटा आपको लर्न नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि अभी वर्तमान की स्थिति को देखकर और बाद में इसी, जैसे कि वयस्क, अभी हम बोल रहे हैं कि वयस्क जो है इनकी संख्या अधिक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। अगर वयस्क की संख्या अधिक है तो आने वाले टाइम में क्या होगा, यही वयस्क वर्ग जो है वह वृद्ध वर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस समय जो है, जो आज की जो है भारत को ये वयस्क वर्ग कार्यशील जनसंख्या की अधिकता विकास की ओर लेके जा रही है, वह कुछ टाइम पीरियड के बाद में जो है यही वृद्ध आयु वर्ग संरचना में आ जाएंगे, और इससे क्या हो जाएगा, भारत विकास से इसका स्तर जो है निम्न की ओर, जो है उच्च से निम्न की ओर गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अगर बाल वर्ग की संख्या वर्तमान में अधिक है तो आने वाले समय में यही बाल वर्ग जो है वयस्क वर्ग में कन्वर्ट होगा, तो उस समय की जो कार्यशील जनसंख्या वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसको ध्यान में रहते हुए आपको, इस दृष्टिकोण को रखते हुए आपको इस चीज़ को ध्यान में रख के समझना है और पढ़ना है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो डेटा है इनका इस प्रकार से यूटिलाइज़ करके आपको समझना है, डेटा लर्न नहीं करना है, बस इसका समझना है कि इस डेटा का अगर अधिक है तो क्या इम्पेक्ट हो रहा है, कम हो, आज अगर वर्तमान में विकास की ओर है तो आगे आने वाले टाइम में ये विकास से अल्प विकसित भी देश जो है उसकी ओर भी जो है अग्रसर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कुल बाल जनसंख्या की दृष्टि से जो है उत्तर प्रदेश, बिहार राज्य क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान पर हैं, ठीक है। मतलब कि अभी ये जो बाल वर्ग है, आने वाला वयस्क वर्ग होगा, तो ये आने वाले टाइम में जो है ये उन्नत देश की ओर अग्रसर होंगे, उन्नत स्टेट जो होंगे वो उसकी ओर अग्रसर होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है बाल वर्ग की संख्या अधिक देखने को मिल रही है, किंतु कुल जनसंख्या में बाल जनसंख्या के प्रतिशत की दृष्टि से क्रमशः मेघालय, बिहार, जम्मू कश्मीर, झारखंड, राजस्थान, मिजोरम, उत्तर प्रदेश राज्यों का स्थान रहा, ठीक है। न्यून बाल जनसंख्या का प्रतिशत तमिलनाडु, गोवा तथा केरल में हमको देखने को मिलता है। भारत में अब हम पढ़ेंगे साक्षरता का प्रतिशत। ये हमने पढ़ा आयु वर्ग, अब साक्षरता का जो है हमें पॉइंट ऑफ व्यू देखना है कि साक्षरता का क्या रूप लिए हुए हैं हमारे भारत देश में, ठीक है। साक्षरता किसी भी सभ्य समाज के विकास का मापदंड है, ये सभी जानते हैं आप। इसका प्रभाव जनता के मानसिक, शारीरिक तथा आर्थिक स्थिति पर पड़ता है, ठीक है। आज का वर्तमान रूप अगर हम किसी को देखते हैं, किसी की महत्व को जानते हैं, तो वह साक्षरता है। अगर कोई व्यक्ति साक्षर है तो उसका महत्व जो है समाज में बहुत ही उच्च दर्जे का माना जाता है। यह साक्षरता ही है जिसके कारण से हमारा मानसिक, शारीरिक व आर्थिक स्थिति जो है डेवलप होती है, ठीक है। तो साक्षरता का महत्व जो है वर्तमान में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है और महत्वपूर्ण है, ठीक है। दूसरी ओर यह देश की अर्थव्यवस्था, नगरीकरण, जीवन स्तर, जाति संरचना, समाज में स्त्रियों की स्थिति, शैक्षणिक सुविधाएं, यातायात एवं परिवहन साधनों, तकनीकी विकास आदि का भी सूचक रहा है। ये सभी जानते हैं। आज अगर साक्षरता नहीं हो तो ये सारी चीज़ें असंभव लगती हैं, ठीक है। आज साक्षरता है तब जीवन स्तर जो है उच्चता की ओर जो है जा रहा है। हमारे समाज में स्त्रियों की जो स्थिति है उसमें सुधार हो रहा है, उसका कारण है हमारी साक्षरता। वरना आज भी वही स्थिति होती जो हज़ारों साल पहले, या अभी भी आप देखोगे कि साक्षरता जिन गाँवों में नहीं है वहाँ पर अभी भी जो है स्त्रियों की जो स्थिति है वो दयनीय ही है, ठीक है। वहाँ पर आज भी वर्तमान में भी स्त्रियों की स्थिति दयनीय देखने को हमको मिलती है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो साक्षरता है वह साक्षरता है जो इसका अभाव है। तो साक्षरता का जो है हमारी जो जाति संरचना है, हमारा जीवन स्तर है, उन सब पर बहुत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। साक्षरता से ही हम हमारे जीवन स्तर को है उच्च स्तर की ओर लेके जा सकते हैं। मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण से साक्षरता जनसंख्या का एक ऐसा सामाजिक पक्ष है जिसके आधार पर सामाजिक विकास का मापदंड निश्चित किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें जो है वस्तुतः साक्षरता के विकास से मनुष्य सीमित परिवेश से बाहर निकलकर अपने क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रवृत्तियों से अन्योन्याश्रित संबंध स्थापित कर लेता है, जिससे एक इकाई के रूप में मानव ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज विकास क्रम में आगे आ जाता है, ठीक है। तो साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं क्या क्या हैं जो साक्षरता को प्रभावित करते हैं। साक्षरता की वृद्धि और प्रसार क्षेत्र में संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक अंतर प्रक्रिया का परिणाम है, जिनसे मुख्य है अर्थव्यवस्था का प्रचार, नगरीकरण का स्तर, जीवन स्तर, जाति संरचना, समाज में स्त्रियों की स्थिति, मूल्य प्रणाली, शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता,
यातायात संचार साधनों का विकास, तकनीकी विकास का स्तर, सार्वजनिक नीति। इसमें ये सारे कारक जो हैं इतना समझाने का डिटेल में नहीं है, ये आप समझ ही गए होंगे कि साक्षरता का जो है क्या इम्पैक्ट करने वाले ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो साक्षरता को इम्पैक्ट करते हैं। अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे आप बता देना, मैं आपको समझा दूँगी फिर से, ठीक है। अब इसका प्रतिशत दे रखा है, जैसे कि मैंने आपको पिछली बारी भी बोला था कि आपको इंडेक्स जो है एनालाइज करना है। इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा जनगणना वर्ष रहता है जिसमें सर्वाधिक प्रतिशत रहता है या निम्न तक प्रतिशत रहता है, और एक जो है 2011 का। इसको थोड़ा ध्यान में रखकर आपको इस जो है इंडेक्स को देखना है, ठीक है। इसी इंडेक्स का जो है यह अब जो है आरेख बनाया गया है। इसी इंडेक्स से जो है ये आरेख बना है, ठीक है। अभी इसी जो हमने इंडेक्स देखी है, इसी इंडेक्स को जो है आगे इसको जो है व्याख्या की गई है इसी इंडेक्स की, ठीक है। तो सन 1961 के पश्चात साक्षरता में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। आप इस जब इंडेक्स को देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि जो सर्वाधिक जो है साक्षरता में वृद्धि 1961 में देखी गई है। 1961 में साक्षरता में तीव्र गति से वृद्धि हुई थी। कुल साक्षरता सन 1961 में 28.30% थी। 2011 में साक्षरता कितनी है, इम्पोर्टेंट है आपकी साक्षरता। 2011 में 74.04 प्रतिशत है, ठीक है। तो ये आपका 2011 का इम्पोर्टेंट रहता है। 74.04% है आपकी साक्षरता 2011 के अनुसार। ये विभिन्न क्षेत्रों में विद्यालयों के विकास, अब जाहिर सी बात है कि साक्षरता ऐसे तो बढ़ी नहीं, कुछ ना कुछ विकास कार्य किए होंगे तभी बढ़ी है। विद्यालयों का विकास हुआ है, सरकारी नीतियाँ बनी हैं, जनसंख्या में जागरूकता बढ़ी है, ये सारे कारण रहते हैं। अगर पूछा जाता है कि 1961 से लेकर 2011 तक हम जब आंकड़ा देखते हैं तो बहुत ही दुगुना तिगुना जो है हमें साक्षरता में उछाल देखने को मिलता है। इसके क्या कारण रह जाते हैं, तो विद्यालयों का विकास आप सभी जानते हैं। साक्षरता जो है किन कारणों से है, विद्यालय से है। साक्षरता हम जो है सरकार द्वारा बनी नीतियों से, जब सरकार एक अच्छा कदम उठाती है, नीतियाँ बनाती हैं, तो साक्षरता का विकास जो है वह संभव ही है। जब इसी साक्षरता को हम एक टोटल से लेकर पुरुष और स्त्रियों में विभाजित करते हैं तो पुरुषों की साक्षरता कितनी रहती है। 1961 में 40.40% थी, तो 2011 में कितनी हो गई है, 82.14% पुरुषों की साक्षरता। जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं की 1961 में 15.35% थी, 2011 में 65.46%, ठीक है। लगभग 4 गुना में वृद्धि हुई है। लड़कियों की, स्त्रियों की संख्या, साक्षरता की स्थिति में सुधार देखने को हमें मिला है। इनकी स्त्रियों की जो है शिक्षा में वृद्धि देखने को मिली है। स्पष्ट होता है कि देश में पुरुष साक्षरता की अपेक्षा महिला साक्षरता में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। जहाँ हम पुरुषों की साक्षरता में जो है 40% से 82% तक का डिफरेंस, यानी 40% का डिफरेंस आया है, जबकि स्त्रियों की जो है परसेंटेज में 15.35 से लेकर इतना उछाल देखने को पड़ता है 65.46, मतलब 4 गुना जो है इतना परिवर्तन जो है हमें देखने को मिलता है स्त्रियों की साक्षरता में, ठीक है। 1981 के बाद तो साक्षरता वृद्धि की गति और तेज हो गई है। महिला साक्षरता में तीव्र वृद्धि, सामाजिक जागरूकता, वही बात है, क्या कारण रहे महिला साक्षरता में तीव्र वृद्धि के, समाज में जागरूकता, सरकारी प्रोत्साहन हुआ है, लैंगिक विभेदीकरण में भी कमी आई है। यही कारण रहते हैं जिनसे ये एक महिला साक्षरता के कारण रहते हैं जिससे साक्षरता में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, उनकी साक्षरता में सुधार हुआ है। अब जब हम राज्य की बात करते हैं, राज्य के अनुसार साक्षरता, विभिन्न स्टेट्स की बात करते हैं, तो विभिन्न स्टेट में जो है आपके साक्षरता को देखेंगे हम। तो जब हम स्टेट को देखते हैं तो भारत में स्टेट की जो है साक्षरता कैसी रहती है। केरल की सर्वोच्च साक्षरता है। मैंने आपको जब हम पढ़ रहे थे लिंगानुपात, तो लिंगानुपात में मैंने कहा केरल सर्वोच्च है, सर्वाधिक लिंगानुपात में। ये मैंने आपको उसी समय बताया था क्योंकि केरल में जो है साक्षरता जो है उच्च स्तर की है, इसी कारण से वहाँ का लिंगानुपात भी सर्वोच्च है। तो केरल का साक्षरता भी दर सर्वोच्च है और वहाँ का लिंगानुपात भी क्या है, सर्वोच्च है, ठीक है। तो केरल जो है लिंगानुपात में और साक्षरता में दोनों में अपना स्थान जो है प्रथम रखता है। उसके बाद में लक्षद्वीप, मिजोरम क्रमशः द्वितीय और तृतीय स्थान पर है, ठीक है। पुरुष साक्षरता का वर्गीकरण दे रखा है। पुरुष आगे जो है महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता के बारे में देखिए। महिला साक्षरता केरल में सर्वाधिक जो है केरल में ही देखने को मिलती है, ठीक है। इसी प्रकार से जो है आपको राष्ट्रीय औसत कम साक्षरता वाले जिले दे रखे हैं। सबसे कम जो है बिहार राज्य में, जाहिर सी बात है बिहार एक जो है निम्न स्तर का स्टेट देखने को हमको देखा जाता है। वहाँ पर साक्षरता का स्तर कम है 63.82%, ठीक है। सभी राज्यों से न्यूनतम जो है बिहार की, सबसे सर्वाधिक केरल की है और सबसे कम जो है बिहार की है, ठीक है।
तो सभी राज्य आगे जो है और सारे स्टेट दे रखे हैं, आप इनको एक एक बार एनालाइज कर लेना और इनको स्टेट्स को देख लेना, सबसे कम और सबसे अधिक जो है क्या है। और एक राजस्थान का भी ध्यान रखना, न्यूनतम प्रतिशत राजस्थान का 52.70% है। ठीक है। साक्षरता का क्षेत्रीय रूप दे रखा है और आपको एक मैप दे रखा है जिसमें आपको जो है, जो हमने साक्षरता क्षेत्र पढ़े, स्टेट पढ़े हैं, उन्हीं का जो है आपका ये मैप बना हुआ है 2011 के अनुसार। जो सबसे कम जो है 15 से भी कम जो है हमको राजस्थान और जो ये आपका बिहार वाला क्षेत्र जो है वहाँ देखने को मिलता है। फिर बाद में 55.01 से 60% तक का जो है ये वाला क्षेत्र जो है, ये सारा जो क्षेत्र है, ये सारे स्टेट जो हैं ये हमें 55.01 से 60% के बीच में देखने को मिलते हैं। ठीक है। हाँ, 55.01 से 60 के बीच में जो है आपके सारे जो देखने को मिलेंगे हमको, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र जो है। ठीक है। फिर 60 से लेकर 65 तक जो है आपका ये वाला क्षेत्र है आपके। इसमें जो लाइनिंग जो है आपका डिवाइडेशन सही तरीके से नहीं दिया हुआ है, आप इसके जो डेफिनेशन है उसको अच्छे से पढ़ के एनालाइज करना। ठीक है। जो 65 से 70 के बीच में है वो ये वाला क्षेत्र है आपका और ये वाला क्षेत्र है। ठीक है। ये वाले क्षेत्र जो हैं 65 से 70% से यहाँ पर साक्षरता अधिक देखने को मिल रही है। सर्वाधिक अधिक जो है 70 से भी अधिक ये गुजरात महाराष्ट्र वाला क्षेत्र और केरल और तमिलनाडु वाला क्षेत्र, और ऊपर का जो ये पंजाब वगैरह का क्षेत्र, उत्तराखंड का ये क्षेत्र ये रहता है आपका। और ये वाला क्षेत्र पश्चिमी बंगाल वाला क्षेत्र। ठीक है। मेघालय वाला क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है आपके सर्वाधिक साक्षरता दर को लिए हुए हैं। ठीक है। इसको एक बार एनालाइज करना है इसको। ठीक है। और आगे कुछ है कारण दे रखे हैं आपको कि क्या स्पष्ट तो तटीय स्थिति, इकाई जनसंख्या का उच्च अनुपात, अपेक्षाकृत उच्च नगरीकरण, अधिक विशेषीकृत अर्थव्यवस्था, उच्च कृषि संपन्नता, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था को सर्वप्रथम प्रारंभ किया जाना आदि कारकों से संबंधित क्षेत्रों में साक्षरता दर ऊंची थी। ठीक है। इसके विपरीत पिछली कृषि अर्थव्यवस्था, अल्प नगरीय औद्योगिक विकास वाले क्षेत्रों में साक्षरता दर जो है निम्न थी। ये कारण रहते हैं साक्षरता की दर उच्च रहने के और निम्न रहने के। अब पर्टिकुलर एक स्टेट को साक्षरता के स्तर से देखोगे तो आपको समझ में आने लगेगा हर एक स्टेट के बारे में। ठीक है। उस स्टेट के बारे में लिंगानुपात, साक्षरता, जो भी हमने पढ़ा, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि, सारे स्टेट को रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको सारे जो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम भाषाई वर्ग को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।